प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भारत में उदारवाद एवं अतिवादियों के सिद्धांत, विचारधारा एवं उपलब्धियां। अतिवादियों के विचार, उपलब्धियां एवं सिद्धांत की जो बारी आती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस बारे में मंथन शुरू हो चुका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही कुछ विचारक थे जो ब्रिटिश सरकार के प्रति धीरे धीरे क्रमिक सुधार में विश्वास करते थे। अपनी शिकायतों का निवारण कराने तथा रियायती पाने के लिए 20 साल से अधिक समय तक कमोबेश जो निरर्थक आंदोलन चलाए, उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर ही मिले, इस प्रकार की बात लाला लाजपत राय ने कही थी। वो इसलिए कही थी कि उदारवादियों ने वो अपने अनुनय विनय के सिद्धांत के द्वारा ब्रिटिश सरकार के सामने अपने अधिकार और मांगे रखी। 1885 और 1905 के बीच का समय भारतीय राष्ट्रवादिता के बीजारोपण का समय था और देश के राष्ट्रवादियों ने उस बीज को अच्छी तरह से गहराई तक बोया। उन्होंने अपनी राष्ट्रवादिता को सतही संवेगों और अस्थायी भावनाओं को जागृत करने के अधिकार का प्रयास किया गया। जब हम आगे की जानकारी करते हैं तो कांग्रेस के उदारवादी नेता थे, उसमें दादा भाई नौरोजी थे। 1825 से 1917 दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के विख्यात एवं वयोवृद्ध नेता थे। उनकी गणना महान देशभक्तों में की जाती थी। कांग्रेस की स्थापना से अपनी मृत्यु तक भी इस संस्था से संबंध रहे। उनका जन्म 4 सितंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक के रूप में उन्होंने कार्य किया। एक जनसेवक के रूप में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने पुस्तक भी लिखी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी उदारवादी नेता थे। वे ब्रिटिश सरकार के प्रति अनुनय विनय और प्रार्थनाओं में विश्वास करते थे। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के दूसरे प्रतिष्ठित अहम उदारवादी नेता थे, जिन्हें सर फिरोज शाह मेहता कहते थे। वे दादा भाई नौरोजी के प्रमुख अनुयायी में से एक थे। उनका जन्म 1845 में हुए थे। वे मुंबई के प्रख्यात वकील थे। विद्यार्थी जीवन में इंग्लैंड में वे दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आ गए थे। उनके प्रभाव में आकर वे जनसेवा के कार्य से जुड़ गए और अंग्रेजी साम्राज्य को भी प्रगति का सूचना और भारत के लिए ईश्वरीय देन मानते थे। उनका सोचना था कि ब्रिटिश सरकार की जो हैं वो सिद्धांत हैं, उसके द्वारा हम धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तीसरा आते सुरेंद्रनाथ बनर्जी। प्रारंभिक चरण बंगाल ने जिन नेताओं को उत्पन्न किया उनमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम अग्रगण्य है। इनका जन्म 1848 ईस्वी में बंगाल के कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। शिक्षा प्राप्त करने पश्चात वे लंदन में आयोजित होने वाली ICSN भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में 1869 ईस्वी में शामिल हुए। वे पहले भारतीय थे जिन्हें इस परीक्षा में सफलता मिली, लेकिन सरकार ने उन पर कुछ आरोप लगाकर उन्हें सेवा मुक्त कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में अपना जीवन कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की और बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया। इस प्रकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और एक गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। उनका जन्म 1866 ईस्वी में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक गांव में हुआ था। उनका बचपन कठिन संघर्षों में बीता था। उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज पूना में प्राध्यापक की नौकरी मिली। नौकरी करते हुए भी वे देश एवं समाज सेवा में लगे रहे। उन्होंने पुनः साधु सभा की पत्रिका एवं सुधारा का कुशलतापूर्वक संपादन किया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोखले ने इसी वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोखले भी अन्य उदारवादी नेताओं की तरह राज को भारत के लिए ईश्वरीय वरदान मानते थे। वे अंग्रेजों के प्रति भक्ति को भी देश राष्ट्रभक्ति मानते थे। उनका उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य में भारत के लिए स्वशासन कायम करना था। इसके लिए वे संवैधानिक आंदोलन के पक्षधर थे। इस प्रकार हम जब उदारवादियों की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि हैं, वो उदारवादी नेता थे। 1905 में परिस्थितियां बदली और क्रांतिकारी शब्द तो कह सकते हैं, उग्रवाद थोड़ा अति होता है लेकिन उसको अतिवाद भी कहा जाता है। तो ये जो जिसे गर्म दल कहा जा सकता है, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? जब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के बाद में
उदारवादियों के कार्य और विचारों से ब्रिटिश सरकार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो कुछ भारत के जो आक्रोशित या गर्मजोशी वाले आज़ादी प्राप्त करने के समर्थक थे, उन्होंने गरम दल की स्थापना की। तो गरम दल की स्थापना के पीछे महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण भी थे। कांग्रेस की असफलता भी थी, कंजर्वेटिव दल की प्रशासकीय नीतियाँ भी थी, लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ भी थी, आर्थिक कारण भी थे, सामाजिक एवं धार्मिक कारण और उग्रवाद के नेताओं का प्रादुर्भाव इस प्रकार से हुआ। अब धीरे धीरे इनके कार्य और सिद्धांतों में परिवर्तन होता गया और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। उग्रवाद आंदोलन के लिए हम 3 जनों को, या अतिवादी आंदोलन के लिए हम 3 जनों के जिसको कह सकते त्रिदेव कहा जा सकता है, उनके नाम लेने के बिना अब हम हैं वो अतिवादी या गर्म दल को कभी भी संपूर्ण अध्ययन नहीं कर पाते। वे 3 जने हैं, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय जो पंजाब से संबंधित थे, बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से थे, और बिपिन चंद्र पाल। तो लाल, बाल और पाल इन तीनों की जो जोड़ी थी, इसने भारत में गरम दल की शुरुआत की, अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रतिशोध किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार को हम ईंट का जवाब पत्थर से देने में विश्वास करते हैं, हम किसी भी प्रकार से अनुनय विनय की भाषा में बात नहीं करेंगे। लाला लाजपत राय भी शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने भी इसी बात का समर्थन किया। विपिन चंद्र पाल ने भी इसी बात का समर्थन किया, और बाल गंगाधर तिलक ने तो यहाँ तक कह दिया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेके रहेंगे। ये दया याचना की बात नहीं है, ये हमारा अधिकार है, और हमारे को अधिकार प्राप्त करने के लिए जो भी साधन और साध्य की आवश्यकता होगी उसका हम खुल करके प्रयोग करेंगे, लेकिन हम हमारी स्वतंत्रता को प्राप्त करके रहेंगे। लाला लाजपत राय के अति विरोधी दृष्टिकोण के कारण वैलेंटाइन सिरोर ने इन्हें इंडियन अनरेस्ट नामक लेखक के द्वारा उसे हैं वो भारतीय अशांति का जनक भी कहा गया। लेकिन वैसे ऐसे माना जाता है कि लाला लाजपत बाल गंगाधर तिलक ने अपने प्रयासों के द्वारा विभिन्न प्रकार के संगठन भी बनाए, और संगठनों के द्वारा उन्होंने इसको क्रियान्वित करने का प्रयास भी किया। धीरे धीरे जो गरम दल के नेता थे उनकी बात ब्रिटिश सरकार तक पहुंची और उनके कार्यों के बारे में जानकारी हुई। इन्होंने ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः विरोध करना शुरू किया, सभी प्रकार की सभी दृष्टि से विरोध किया, विचारों के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा, उनके उत्पादन का भी विरोध किया, बहिष्कार किया। तिलक ने स्वदेशी अपना करके सीधा विरोध किया। कांग्रेस की उग्रवादी नेताओं में लाला लाजपत राय का भी महत्वपूर्ण नाम है। तिलक की तरफ पंजाब में लाला लाजपत राय ने नई सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया। पंजाब निवासियों ने श्रद्धा से पंजाब केसरी कहते थे, शेर ए पंजाब के नाम से भी उनको जाना जाता था। लाजपत राय ने भी उसमें विभिन्न प्रकार के विद्रोह में भाग लिया। भारत स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है तो उसकी जो भिक्षावृत्ति का परित्याग कर स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, इस प्रकार की बात लाला लाजपत राय ने भी कही। इसी प्रकार बिपिन चंद्र पाल का जन्म आसाम के सिलट जिले में हुआ था। पाल विदेशी शासन को अभिशाप मानते थे और स्वदेशी शासन की भावना भारतीयों में भरना चाहते थे। उनको उनके कार्यों के कारण ब्रिटिश सरकार ने जेल की सज़ा भी दी, लेकिन फिर भी उन्होंने जेल से स्वतंत्र होने के बाद प्रखर विरोध करना शुरू कर दिया। अरविंद घोष एक महान दार्शनिक एवं राजनीतिज्ञ थे। चित्तरंजन दास के शब्दों में देशभक्ति के कवि, राष्ट्रवाद के मसीहा तथा मानवता के प्रेमी अरविंद घोष एक कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे, और अरविंद घोष ने भी इसी का ही पालन किया और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रतिरोध किया। फिर बाद में धीरे धीरे इनकी गतिविधियां शुरू हो गई स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। अब हम बात करते हैं विचारधारा एवं उपलब्धियां और क्रांतिकारी आंदोलन। विचारधारा एवं उपलब्धियां, तो विचारधारा एवं उपलब्धियों के में अगर हम बात करें तो दोनों की विचारधारा में भिन्न था। वो नर शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश सरकार के पास अपनी बात रखना चाहते थे, जबकि गरम दल के व्यक्ति स्वदेशी अपनी बात को रखने के लिए धरने, प्रदर्शन और यहाँ तक कि उग्रवाद का भी सहारा लेना विश्वास करते थे। उपलब्धियों में देखा जाए तो दोनों की उपलब्धियाँ थी। ब्रिटिश सरकार के नरम दल ने अपने जो शिष्टमंडलों के द्वारा
स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास किया और गम दल ने अपने विभिन्न प्रकार के आंदोलनों द्वारा, स्वदेशी आंदोलनों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया। इस प्रकार इन संपूर्ण तथ्यों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिशोध, भारत में जो ब्रिटिश सरकार के